नमस्कार दर्शकों, एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है, जो कि 26 मार्च तक चलेगा। कोरोना काल में किस तरह से इस विधानसभा में इस सत्र को लेकर कई जो व्यवस्था की गई है और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिल हैं जो इस बार आने वाले हैं, साथ ही प्रोटेम स्पीकर का जो चुनाव होना है वो किस तरह से होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के इस खास प्रोग्राम में। नमस्कार श्रीकांत जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे कई सवाल पूछूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास भी आप सबसे पहले बताइए, उसके बाद मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करूंगा। देखिए, जैसा उसका नाम बता रहा है मध्य प्रदेश, तो ये हमारे चूंकि सेंट्रल प्रोविंस पहले कहलाता था जी। और जो 4 रियासतें थी उनको मिलकर के मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। और पहले इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, फिर उसमें जो है चारों राज्यों का जब मिलकर के हुआ, जिसमें भोपाल रियासत भी शामिल थी, महाकौशल का एरिया था, विंध्य क्षेत्र शामिल था। तो इन सभी को मिला करके जो है मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ था। और उसी समय से फिर उसकी राजधानी जो है यहाँ बनाई गई मध्य प्रदेश में। और एक मिंटो हॉल जो हमारे यहाँ बड़ा ऐतिहासिक भवन है, उसमें सबसे पहले विधानसभा आयोजित की गई थी। मैंने सुना था जब हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी यहाँ आए थे नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करने, तो उन्होंने कहा कि इस मिंटो हॉल की बहुत बड़ी भूमिका रही है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाने, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि कहाँ ऐसा भवन होगा जहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा का, क्योंकि सारे सदस्य सभी रियासतों के आकर के वहां और पहली बैठक कर सकेंगे और उनके ठहरने की व्यवस्था हो सकेगी। तो इस तरह से पहला जो हमारा सत्र था वो मिंटो हॉल में हुआ, जो हमारी पुरानी विधानसभा है, आजकल कन्वेंशन सेंटर बन गया है। और फिर 1996 में 1996 में, उस समय भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे, वो यहाँ उद्घाटन में आए थे और हम लोगों ने फिर ये जो नया विधानसभा भवन अड्डा हिल पर बना हुआ है, इस पर हमने यहाँ इसमें विधानसभा यहाँ स्थानांतरित हुई और तब से सतत रूप से यहाँ विधानसभा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। सर, कोरोना का काल चल रहा है, इस बार किस तरह से ये सत्र होगा, क्या तैयारियां आपके द्वारा की गई है? और एक बात और मैं बता दूं कि इतिहास में कि हमारे जो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे वो पंडित कुंडीलाल दुबे थे और पहले मुख्यमंत्री जो है वो पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। जहां तक आप कोरोना की इसकी बात कर रहे हैं, तो हमने चूंकि पहले भी सत्र आयोजित करने का प्रयास किया था, उसमें पूरी सावधानियां माननीय विधायकों के लिए रखी गई थी। उनको जो हमने जिला प्रशासन से भी कहा है कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा जाए, यदि कोई उनको समस्या आती है तुरंत उनका चेकअप हो और उसकी रिपोर्ट फिर विधानसभा सचिवालय को भेजी जाए। इसी प्रकार की व्यवस्था हमने इस सत्र में रखी है। हालांकि अभी इस परिस्थितियां काफी बदली हैं, वैक्सीन का भी हमारे पास एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है, लोगों में इम्यूनिटी भी बढ़ गई, जागरूकता भी है, सावधानी भी लोग दे रहे हैं। तो इस तरह से सामूहिक प्रयास के जो और विश्वास के वातावरण में ये सत्र हम आयोजित करने जा रहे हैं। पर लेकिन पूरी सावधानियां बरती जाएंगी। विधानसभा सचिवालय में अभी 1-2 दिन के बाद ही एक कैंप हम लगाने वाले हैं, जिसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, हमारे जो सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी उनका होगा, और माननीय विधायकगण जो अपने और कहीं यदि कराना चाहते हैं या कोई सिम्टम्स हैं तो वो यहाँ करा सकते हैं। ये व्यवस्था रखी गई। साथ ही साथ जो है सतत रूप से विधानसभा का जो भवन है वो सैनिटाइज किया जाएगा, उनके आसनों को सैनिटाइज किया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग है। और जो भी हमारे एक डॉक्टर्स के लिए हमने वो टीम बनी हुई है, हमारे जो कमिश्नर भोपाल हैं वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो सारी टीम वहाँ रहेंगी। जब जो भी माननीय सदस्य या कोई भी वहाँ विधानसभा परिसर में प्रवेश करेगा उसका पहले चेकिंग होगी, और यदि कोई सिम्टम्स होते हैं तो हमारी जो डिस्पेंसरी है, चिकित्सालय, वहाँ उनको भेजा जाएगा, फिर बाकायदा टेस्ट करके उनको वहाँ सलाह दी जाएगी। तो इस तरह से पूरी सावधानियां रखी गई हैं। माननीय सदस्यों से भी अनुरोध किया गया है कि अपने साथ वो किसी को ना लाएं, क्योंकि चूंकि अभी भी पूरी तरह से कोरोना से हम मुक्त नहीं हुए हैं, तो पूरी सावधानी के साथ जो है सुरक्षित ढंग से विधानसभा सत्र संचालित हो। तो माननीय विधायकों को ही प्रवेश दिया जाएगा, सीमित मात्रा में मीडिया को भी प्रवेश दिया जाएगा, और इस तरह से हमारा प्रयास होगा कि सुचारू ढंग से ये संचालित हो सके। सर, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूँ कि जो विधानसभा की कार्यप्रणाली होती है वो किस तरह से? देखिए, विधानसभा का जो सत्र होता है उसके लिए जो प्रारंभिक व्यवस्था ये होती है कि पहले गवर्नर के माध्यम से शासन के प्रस्ताव पर विधानसभा की तिथियां तय होती हैं कि कब से कब सत्र रखा जाएगा। जैसे ये सत्र 22 फरवरी से और 26 मार्च तक रखा गया है। क्योंकि बजट सत्र है इसलिए लंबा रहता है, इसमें बजट पारित होना होता है, कई महत्वपूर्ण कार्य संपादित किए जाने होते हैं।
तो ये प्रक्रिया होती, जैसे ही अधिसूचना विधानसभा सचिवालय के पास आती है, हम अधिसूचना जारी करके और संबंधित सभी माननीय विधायकों को इसकी सूचना देते हैं और उनके साथ उनको हम इंगित करते हैं कि कब प्रश्न कब कैसे लगाना चाहते हैं। 25 दिन की समय सीमा उसमें रहती है कि माननीय विधायक अपने जनहित के विषय प्रश्नों के माध्यम से उठाना चाहते हैं, तो उसकी सूचना विधानसभा सचिवालय को देते हैं। उसका हम चार्ट उनको दे देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न, अभी तक करीब 5000 प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। तो वो प्रक्रिया इस तरह शुरू हो जाती है। फिर अन्य सूचनाएं जो होती हैं जिनमें जनहित के विषय वो उठाते हैं, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे स्थगन हो और अन्य माध्यम, उसके लिए एक समय सीमा रहती है। उसकी सूचना भी हम उनको समय समय पर एक पत्रक जारी करके देते हैं। तो माननीय सदस्य उसका पूरा लाभ लेते हुए और विधानसभा सचिवालय को सूचना देते हैं। हम शासन से उसकी जानकारी मंगाते हैं और फिर जो विषय गंभीर होता है, विश्लेषण के आधार पर माननीय अध्यक्ष ये तय करते हैं कि कौन से विषय चर्चा में लिए जाने। तो इस तरह से फिर हमारी कार्यसूची एक बनती है, जिसको एजेंडा कहते हैं। वो एक दिन पहले हम जारी करते हैं और फिर सदन में उस हिसाब से प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। सर, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर का इलेक्शन भी होना है, तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किस तरह से होता है सर? देखिए, प्रोटेम स्पीकर तो गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। स्पीकर का चुनाव होता है, जो अध्यक्ष विधानसभा होते हैं, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर तो अस्थायी अध्यक्ष हो गए। अभी चूंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि सबसे लंबे हमारे प्रोटेम स्पीकर मेकर मध्य प्रदेश के ही रहे हैं, जो इतना लंबा समय, उनको 6 माह से अधिक का समय यहाँ अभी हैं वर्तमान में, माननीय शर्मा जी। अब वो चूंकि प्रथम दिन ये निर्धारित है कि पहले हमारे जो अध्यक्ष विधानसभा का निर्वाचन होगा, तो उसके एक दिन पहले हम उसकी अधिसूचना जारी करेंगे। फिर जो भी इच्छुक सदस्य हैं उनके लिए दूसरे सदस्यगण प्रस्ताव की सूचना या नाम निर्देशन पर पत्र देंगे और फिर सदन में फिर उसका विचार किया जाएगा और सदन के बहुमत से उसको पारित किया जाता है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया रहती है। नए विधायकों को एपी सिंह साहब किस तरह से आप ट्रेन किए जाते हैं, किस तरह से उनकी ट्रेनिंग होती है, क्या समझाया जाता है? क्योंकि विधानसभा सत्र है, कई विधायक अपना सवाल भी पूछते हैं प्रश्नकाल में, तो वो ट्रेनिंग कैसे होती है? देखिए, ट्रेनिंग तो क्या है, हमने चूंकि प्रबोधन कार्यक्रम हम रखते हैं, तो वो कार्यक्रम अभी हमने रखा था, पिछले साल रखा था उसको। लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल आ गया, इस दौरान तो कोई इंटरेक्शन ज्यादा हुआ नहीं है। तो माननीय सदस्यों की, लेकिन हमने सतत रूप से हमारा एक प्रशिक्षण कक्ष निर्मित किया गया है विधानसभा सचिवालय में। उसमें उनको कोई तकनीकी दिक्कत आती है या कोई और मुद्दे पर वो चर्चा करना चाहते हैं, तो मेरे पास भी वो कई बार आके सीधा हमारे कक्ष में आके चर्चा करते हैं। अन्यथा उस प्रशिक्षण कक्ष में, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित इस तरह से ऑनलाइन कोई जानकारी उनको लेना है, या ऑनलाइन प्रश्न कैसे भेजने हैं, ध्यानाकर्षण कैसे भेजने हैं, याचिकाएं कैसे भेजनी है, और कोई इस तरह की जानकारी भी लेना चाहते हैं, तो माननीय सदस्य आते रहते हैं या उनके सहयोगी भी आते रहते हैं। तो सतत रूप से इस तरह से हम उनको गाइड करते रहते हैं। और कोई विषय उनको अगर संवैधानिक या प्रक्रियात्मक कोई विषय उनको करता है, तो सीधे वो प्रमुख सचिव कक्ष में आते हैं और हमसे फिर 1 to 1 बात करके हम उनको जानकारी देते हैं। और बाकी जब अगर नॉर्मल जब स्थितियां हो जाएंगी, तो हम इस तरह से छोटे छोटे फिर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं माननीय सदस्यों के लिए। जी सर, इस बार महत्वपूर्ण और मुख्य बिल कौन कौन से आने वाले हैं? देखिए, बिल जो होते हैं वो तो शासन लाता है, लेकिन अभी जो जानकारी में मेरे पास आया है, एक तो धर्म स्वतंत्र विधेयक है वो आ गया है। क्या है और सर? जो है इस बिल में क्या है, इसकी मुख्य बात? बिल में तो जो जैसा समाचार पत्रों से पता लगा है, वो तो अभी सदन में जब आएगा तो उसमें चर्चा होगी, दोनों पक्षों के लोग सुझाव देंगे, विचार विमर्श होगा, फिर उसको पारित किया जाएगा। इसी तरह से जो है नगर पालिक और नगर पालिका संशोधन विधेयक आए हुए हैं, जो शायद चुनाव प्रक्रियाओं से संबंधित होंगे। बाकी अन्य जो अध्यादेश शासन ने समय समय पर जारी किए हैं, क्योंकि पिछला सत्र भी नहीं हो पाया था, तो इस लंबे अंतराल में जो भी अपने कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक उनको विधान की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल के माध्यम से शासन जो है वो अध्यादेश लाता है। वो अध्यादेश अगर अगले सत्र में पारित नहीं होते हैं, तो फिर वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वो जितने अध्यादेश शासन ने जारी किए हैं अभी तक अंतः सत्रकाल की अवधि में, वो अध्यादेश के स्थान पर बिल लाने के लिए शासन की तरफ से सूचनाएं हमारे पास सतत आएंगी। तो उसके आधार पर फिर पता लगेगा कौन से बिल विधानसभा में अभी प्राप्त होने वाले हैं। सर, मध्य प्रदेश विधानसभा का जो भवन निर्माण है, उसमें कई बार ये कहा जाता है कि वास्तु दोष है यहाँ पर, इसलिए कुछ मध्य प्रदेश में अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये जो संशय है, क्या इस बार भी आपने दूर किया है? देखिए, ये तो एक कहने के लिए बात रहती है। वास्तव में वास्तु दोष का प्रभाव उन पर पड़ता है जो वहां रह रहे हो। अब मान लीजिए, क्योंकि कुछ घटनाएं तो प्राकृतिक तौर पर होती हैं, उसको आप बाधित उसको उससे जोड़ नहीं सकते।
लेकिन संयोग ऐसा बन जाता है कई माननीय सदस्य या भली अन्य कारण रहे हैं, चाहे स्वास्थ्यगत रहे हो, चाहे उनकी उम्र के कारण रहे हो, कई और दुर्घटना की स्थिति बनी हो, तो उसको फिर उससे लिंक कर दिया जाता है। पर वस्तु स्थिति यह है कि सदन में या विधानसभा परिसर में सबसे ज्यादा यदि कोई रहता है तो हमारे अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं। तो यदि वास्तु का प्रभाव पड़ता तो हम लोगों को पड़ता, तो ऐसी तो कोई स्थिति है नहीं। और इसी तरह से यदि मान लीजिए सत्र चल रहा होता और जब विधायक गण वहां आते और कोई ऐसी घटना घटती, तो हम मानते हैं कि सब जब भी विधानसभा का सत्र होता है और ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, इसका मतलब भवन वो असुरक्षित है। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन उसको फिर भी क्योंकि साइकोलॉजिकल या मानसिक शांति के लिए पूर्व में हमारे जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक हवन कराया था। वर्तमान में भी हमारा एक साउथ में ऐसा कहते हैं कि वहाँ गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ जो गड्ढा है उसको पूर्ण करने के लिए, उसके लिए भी माननीय हमारे जो वर्तमान प्रोटेम स्पीकर उन्होंने भी वहाँ प्रयास किया है। तो कुछ जो व्यवहारिक या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो टेक्निकल लोगों से या वास्तुशास्त्र के ध्यान से उनसे सलाह करके और कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति। तो सर आखिरी सवाल है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई अगर एक आम लोग उसको देखना चाहें और विधानसभा का जो भवन है बहुत सौंदर्यकरण को लेकर भी वो जाना जाता है, घूमना अगर कुछ चाहे देखना चाहे तो उसकी क्या प्रोसेस? देखिए उसके लिए एक तो क्या है कि हम खास तौर से 15 अगस्त हुआ या 26 जनवरी हुई, इस तरह के जो अवसर होते हैं उस पर हम लाइटिंग भी करते हैं और पब्लिक के लिए खोल देते हैं, तो उस माध्यम से वो देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई आना चाहता है तो उसको उसके लिए चूंकि ऐतिहासिक भवन है और संरक्षित भवन है, तो उसमें किसी ना किसी के माध्यम से या हम प्रवेश पत्र बना करके उसका परीक्षण करके हमारा जो सुरक्षा अमला है उनको फिर एंट्री हम देते हैं। लेकिन जब सत्र चल रहा होता है उस समय नहीं देते हैं। सत्र के बाद जो अंतर सत्र काल का जो पीरियड होता है उसमें यदि कोई इच्छुक सदस्य हैं, बहुत सारे हमारे पास देखते हैं आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स आते रहते हैं, हम उनको उपलब्ध कराते हैं, पूरा भवन देखते हैं, अध्ययन करते हैं। इस तरह से अन्य छात्र या युवा आते रहते हैं, जो हमारी संसदीय विद्यापीठ है उसमें जो प्रशिक्षण लेते हैं अधिकारी कर्मचारी वो भी यहाँ आते रहते हैं। तो इस तरह समय समय पर जनता और दूसरे लोग नागरिक आते रहते हैं, तो हम सहज रूप से ही उनको भवन दिखाने की प्रयास करते हैं, क्योंकि चूंकि ये विधायिका है, सर्वोच्च विधायी निकाय है हमारे प्रदेश का, और चूंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इसमें जनता की रुचि होना बहुत आवश्यक है, उन्हें जागरूक भी होना चाहिए, तभी उनका इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बना रहेगा और इसको सुदृढ़ बनाएंगे। इसमें उनकी रुचि होगी तो निश्चित तौर पर वो मतदान में भाग लेंगे, अच्छे प्रतिनिधि चुन करके भेजेंगे और उसी से विधानसभा का गठन होता है। बिल्कुल, तो 22 फरवरी से 26 मार्च तक मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र है, इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मुख्य सचिव साहब का कहना है कि बहुत तैयारियां की गई है, कोरोना का काल चल रहा है, इसलिए लोगों से भी अपील की गई है कि वो भी सुरक्षित रहे और विधानसभा का जो सत्र है ये 22 फरवरी से शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया एपी सिंह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।